हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे चैनल एसएन सिंह सर पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 10th की मैथ शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास 9th और 11th के लेक्चर ले चुके थे और उसके वीडियोस जो है हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो उसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके भाई बहन लोग 9th और या 11th में हैं तो 9th और 11th के वीडियोस जो है लेक्चर्स वहाँ पड़े हुए हैं। वहाँ 9th के आई थिंक 6-7 चैप्टर वाले मैंने डाल दिया है और 11th का 2 चैप्टर मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th की मैथ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो पहला चैप्टर है आपका क्लास 10th में वो है वास्तविक संख्याएँ। ये पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम लोग वास्तविक संख्या शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए और आज हम लोग का शुरुआत कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए थोड़ा सा हल्का सा क्विक रिवीजन करा दूँ आपको, फिर इसके बाद अपने मेन टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से पहले आपको थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में चले जाइए, यानी क्लास 9 या इसके पहले तक के जो आप लोगों ने मैथ पढ़े हैं उसका हल्का सा क्विक रिवीजन। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने अच्छा पढ़ा था, तो इधर लिखता हूँ प्राकृतिक संख्याएं, है ना। प्राकृतिक संख्या या संख्याएं, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ तो रिकॉर्डिंग सही से हो रही है कि नहीं। ठीक है, हो तो रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर आप जानते हैं सभी लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादा छोटा तो नहीं, पिछला आगे इसमें थोड़ा बड़ा कम होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 आगे चले जाइए। ठीक है, मैं चार कर दिया, मैं 3 डॉट लगा रहा हूँ। 3 डॉट का मतलब आगे तक ये फाइनाइट, ये जो सीरीज है इनफाइनाइट टाइम तक चलती चली जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर जानते हैं, प्राकृतिक संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मालूम है आप लोगों को। अच्छा, तो सबसे पहला नंबर यहाँ 1 है, 1 से शुरुआत होती है, आपको मालूम है, 0 इसमें नहीं होता है। फिर आप इसके बाद जस्ट इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्याएं, जिसे आप लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ W से। ठीक है, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, कुछ ग्रुप्स में अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर को तो हर जगह ये सही करते हैं। और कहीं दूसरे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, तो वहाँ लिख दिया बता दिया जाता है कि पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, मतलब किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब हम जो नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत हो रही है, इसमें 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, 0 भी ले लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी क्या है, 0 1 2 3 4 और नेचुरल नंबर 3 डॉट में लगा दिए, 3 डॉट लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, आपका होल नंबर हो जाता है। ठीक, फिर आप पूर्ण के बाद आता है पूर्णांक आ जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या में 0 वैल्यू आ जाता है, तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कुछ बुक्स में आई से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो जनरली आप जानिए आई इंटीजर आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या होते हैं, क्या नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अगर मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसमें जो शुरुआत करेंगे, ठीक है, 0 तो ले ही लेंगे, तो जितना ये था। अब ये सब पॉजिटिव नंबर है, देखा जाए तो देखिए 1 से 2 3 4 से पॉजिटिव है, इधर 0 इधर माइनस वाले नंबर। तो जब इन माइनस वाले नंबर को भी मिला देते हैं तो इनको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 और आगे चले जाइए इधर। ठीक है, और इधर आ जाइए -1 -2 -3 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 3 डॉट लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पूर्णांक। ठीक है, आपको मालूम है पूर्णांक।
ठीक है। तो पूर्णांक में ये पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, धन पूर्णांक, ये माइनस वाला इधर ऋण पूर्णांक और जीरो को मिला लेते हैं तो बोलते हैं देय पूर्णांक, जानते हैं। फिर इसके बाद आप लोग आते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, ठीक है। फिर इसके नीचे अगर आप आ जाएं तो बोलते हैं परिमेय संख्या की बात करते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या जानते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर, ये क्या होता है, नंबर, ऐसे नंबर देखिए जिनको p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सके, p, ऐसे नंबर जिसको p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, जहां पे q जो है, इसको मार्क कर लेते हैं, फिर से लिख दे रहे हैं, जिसको p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, लिख सकते हैं। और q की जो वैल्यू होनी चाहिए 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जहाँ pq क्या है, ये पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं या पूर्णांक बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंटीजर से बोल रहा है, इंटीजर में निगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। p बाई q के फॉर्म में होते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, और p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इस टाइप से संख्या होती है, इनको बोलते हैं परिमेय संख्या। एग्जांपल, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो आप जानते हैं जितने ये सब नंबर हैं, ये सब है ना, ये सब जितने भी नंबर हैं ऊपर वाले सब परिमेय संख्या हो जाती है, मतलब -3 -2 ये तो ही है, देखिए, ठीक है, जैसे नंबर हैं तो ये सब आपके जो है, क्योंकि बटे 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जितनी संख्याएं हैं, मैंने क्या कहा, p बटे q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी संख्या आपने पढ़ी तो उसके नीचे एक लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्या लिखा है, p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है तो बटे एक भी तो पूर्णांक में आ गया, ठीक है, पूर्णांक के अंदर 1 भी आ गया, ठीक है। तो सभी संख्याएं पूर्णांक हो गई, ठीक है। p बटे q, जैसे एग्जांपल लिख दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2/3, ठीक, -1/2, ठीक, आज 4/1 कर दिए, ठीक, तो ये बटे 1 कर दिया ना, तो ये सब हो गया। तो ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या होता है, आप लोग सबको मालूम है, ठीक है, पढ़ चुके हैं, इसलिए बस हल्का सा क्विक रिवीजन कराएंगे। अगर भूल गए हैं आप लोग तो, क्योंकि छुट्टियां नहीं हैं, अब क्लासेस शुरू हुई हैं, तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं आप लोग पढ़े तो पुराना किताब से जल्दी पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़ चुके ही हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सब संख्या आपकी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे कि, जैसे मान लीजिए 1/2 है, ठीक, ठीक है, 1/2 को अगर हम ऊपर से सेम नंबर से ऊपर गुणा करते हैं, नीचे गुणा करते हैं, मान लीजिए 2 से गुणा कर दिए, 2/4 हो गया, है ना, 2/4 हो गई, ऐसे भी हो सकता है। अगर हम इसे 3 से गुणा करें, 3/6 आता है, फिर 2 से ऊपर 2 से नीचे कर दिए, ये भी तो आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कर रहे हैं, जब आप बटे में लिखते हैं उनको सरलतम रूप में लिखा जाता है, ठीक है, मतलब सरलतम रूप का अर्थात कि जैसे लास्ट में कट पिट कर जैसे कट जा रहा है, 3 से ऊपर भी कट जा रहा है, 3 से नीचे कट जा रहा है, तो लास्ट में क्या बच के आ रहा है, 1/2, आगे अब कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है कि सह-अभाज्य, ठीक, सह-अभाज्य मतलब जैसे 1/2 है, तो ये अब आगे सरलतम रूप में होगा, अब कटेंगे नहीं, ठीक है, तो ये सह-अभाज्य संख्या हो गई, मतलब इसी जो कट करके जो लास्ट में आ जाती है, ठीक है, तो सरलतम रूप में लिख दिया जाता है, बस बोलिए सरलतम, ठीक। तो मैंने बताया परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको p बटे q के फॉर्म में ले सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जहां q जो है की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, अगर 0 रख देंगे तो कोई भी किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं उनको परिमेय संख्या बोलते हैं, और जहां p और q पूर्णांक है, ठीक है। अब इसमें 17 के नंबर आ गए हैं, ठीक, जितना हमने पढ़ा 1 2 3 पॉजिटिव दिया गया, नेगेटिव भी आ गया, सब आ गया, तो ये सब पर ये हम परिमेय संख्या है। अब बात आती है, इसके बाद आपने पढ़ा था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक। इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसको p बटे q के फॉर्म में ना लिख सकें, इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या, इसको नहीं लिख सकते, तो ऐसी संख्या मैं लिख दे रहा हूं,
ऐसी संख्याएं जिसको P बटे Q के फॉर्म में के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। अपर में संख्या क्या होती है? संख्या जिसको P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वही चीज मैंने बताया कि यहाँ पे क्या Q जो है डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो आपका Q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो P और Q है, P और Q जो है ये बिलोंग करते हैं इंटीजर, मतलब ये इंटीजर है, बिलोंगिंग सिंबल है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ऐसी कौन संख्याएं होंगी? अच्छा, तो जनरली देखिए जिसके जितने रूट वाली संख्याएं होती हैं, ये वर्गमूल का सिंबल बताते हैं, लिखते हैं ना 2 3, है ना, मतलब इसको अगर उसमें लिखें तो रूट n लिख दिया। मान लो मैंने क्या लिख दिया? n। ठीक है, रूट n, जहां n क्या है? n अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या, जहां n क्या है? अभाज्य संख्या, जिनका आप फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या कहते हैं जो किसी से कटती नहीं है, जैसे कि 5 2 शुरुआत करें तो 2 3 5 7। ठीक है, 9 करेंगे तो 9 कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 11। ठीक है, तो 11 ये सब क्या? अभाज्य संख्या। तो अगर इसके अंदर वर्गमूल में लिख देते हैं, वर्गमूल के अंदर n लिख दिया, मतलब इसमें जो नंबर है अभाज्य संख्याएं हो जाए, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है पाई जो लिखते हैं 3.14 पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्डली 3.14 नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या? अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से मैं और कोई लिख दूं, जैसे 0.1 लिख दिया, 0 1 1। ठीक है, फिर 0 1 1 1 3 बार। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 0.1, ठीक, 0 बढ़ाया, फिर 2 बार 1 किया 0, फिर 1 1। ठीक है, फिर मान लीजिए 0 4। ठीक है, 4 हो गई। ये ऐसे मैं 3 बार लिख दिया, आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक, फिर इसके बाद आपने पढ़ा, अब इसके बाद आप लोगों ने पढ़े थे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कहते हैं जब इन परिमेय संख्या में पूरी यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं आ गई। ठीक, और तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को जब मिला देंगे बन जाती है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। ठीक है, तो अच्छा, जो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कुछ बुक्स में हो सकता है r से लिखा हो, रिप्रेजेंट किया गया हो। ठीक है, तो वो लिख देगा कि किससे रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, जनरली मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ बुक्स में r लिखा रहता है, और कुछ बुक में डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, जनरली आप अपरिमेय संख्या को s से लिखते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ अधिकतर बुक्स में लिखा है s। ठीक है, अगर लिखा जाएगा तो बता देगा कि s क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो वो अपरिमेय संख्या है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे बोल देगा। ठीक है, बस आपको ये जानना है कि भाज्य संख्या क्या होती है, पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, फिर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इन सभी जितनी संख्याएं हैं इन सबको बोलते हैं परिमेय संख्या हो जाती हैं, हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक, फिर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 √3 हो गया, 15 लिखते हैं तो 15 करेंगे तो √3 मतलब 3 गुणे 15 हो गया, √15 भी लिख दे रहे हैं। चलिए, ठीक है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या हो गई। तो √2 का वर्गमूल आप नहीं कर पाएंगे, पूरा एग्जैक्ट नहीं कटेगा। ऐसा अगर हम यहाँ पे 4 का वर्गमूल लिख देते हैं, √4 लिख देते हैं मान लीजिए ऐसे, तो इसका तो वैल्यू 2 आ जाती है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी, इसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। हाँ, ठीक है, लेकिन अब ये जो है रूट है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो निकल नहीं रही है, कटेगी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, 4 का तो 2 आ गया था एग्जैक्ट, तो 2 बटे लिख सकते हैं, लेकिन 15 का जो नहीं लिख सकते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसलिए पाई भी हो गया, और इसलिए कोई भी नंबर लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मैं बताता वास्तविक संख्या, इसके बाद जो नीचे वाली संख्या आई कौन सी? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दें तो क्या बन जाती है? मतलब परिमेय संख्या का जो सेट है। ठीक है, ठीक है, हाँ, और इसी में हम क्या जोड़ दें? अपरिमेय संख्या को भी कर दें, मतलब अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दें, तो जो सेट बनेगा
जो समूह बनेगा वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। आप जान गए। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परमेय संख्याओं का जो सेट होता है प्लस अपरमेय संख्याओं का सेट होता है, इनको मिला दिया तो वास्तविक संख्या बनेगी। या आप कह सकते हैं कि जितनी संख्या आप लोगों ने अभी तक यहाँ से यहाँ तक पढ़ी, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। मैंने कहा कि समूह बना दिया तो समूह से कोई नंबर ले सकते हैं, ठीक है। मतलब इसे कहने का मतलब यह है कि जे उस समूह में आपका ये वाला भी नंबर है, उस समूह में ये भी नंबर, तो इसमें कोई नंबर पिक करें, उठाएं, तो वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या हो गई, ठीक। तो ये आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए। सबसे पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, सीक्वेंस याद कर लीजिए, मालूम ही होगा, याद भी होगा आप लोगों को। फिर आप लोगों ने पढ़ा संख्या रेखा पढ़ी थी, है ना, संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा, ठीक है। रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हो गया, ठीक, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे जीरो से आगे शुरुआत कर रहे हैं, चलिए इधर मान लीजिए मैंने 1 कर दिया, 2 कर दिया, ऐसे 3, इससे समान दूरी पे है, ठीक है। आगे इनफाइनाइट बढ़ता जाएगा। इधर अगर बात की जाए तो इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस, और इधर अनंत तक चला गया, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, ये संख्या रेखा बोलते हैं, वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है? जिसपे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो ये जो है नंबर हैं, ठीक है, ये नंबर क्या है? वास्तविक संख्या हो गई। मैंने कहा कि इन सभी संख्याओं को मिला दिए तो क्या बन गई? वास्तविक संख्या। या आप कह सकते हैं जितनी संख्या यहाँ से यहाँ तक अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये सभी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। अच्छा, तो परमेय संख्या को देखिए रिप्रेजेंट, ये सब 2/1 कर देते, परमेय संख्या हो गई। सभी संख्या परमेय, देखिए परमेय संख्या में क्या होता है? बटे में 1 कर दिए तो परमेय संख्या बन गई, ठीक। फिर मैंने कहा अपरमेय संख्या, तो √2 है, √3, तो √3 की अगर मान लीजिए √2 की वैल्यू निकालें, मान लीजिए √2 की वैल्यू निकालें, तो √2 की जनरली जो लगभग पाएगी वैल्यू 1.14, ठीक। √3 की निकालते हैं 1.732 समथिंग आएगी, तो 1.732 कहाँ आएगा? 1 से ज्यादा, 2 से कम, इसी के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं मालूम है लेकिन कहाँ आएगा उसको भी ज्योमेट्री से आप प्रूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम 9th क्लास 9th की में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि ज्योमेट्री से कैसे निकाल देते हैं वैल्यू, एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये बता रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या हो गई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि दो जो आपका यहाँ जो ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर मान लीजिए 2 नंबर आपने रिप्रेजेंट किया 1 और 2, तो इसके बीच में अगर हम इसको डिवाइड कर दें, जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं जोड़ करके, क्या 0 + 1 जोड़ दें, बटे 2 कर दें, तो 1/2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। ठीक है, इतनी दो नेचुरल नंबर अगर है, ये नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या मान लीजिए, ये 0 की पूर्ण संख्या में 0 ही आता है, नेचुरल नंबर तो 0 में आता नहीं। मैं कह रहा हूँ, चलिए इंटीजर बोल देते हैं, इंटीजर में सब आ गया, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक। तो दो इंटीजर नंबर के बीच में, ठीक है, या मैं कहूँ दो परमेय संख्या, मान लीजिए 0 1 परमेय संख्या भी बोली जाएंगी क्योंकि नीचे है परमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो दो परमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारे क्या हो सकते हैं? परमेय संख्या हो सकती हैं, है ना। जैसे 0 1 है, तो इसके बीच में हम इसको जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, परमेय संख्या हो गई। अब इन दोनों को जोड़ लें, अगर 1 1/2 जोड़ लें, 1/2 + 1 जोड़ लें, तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। नहीं, इन दोनों का जोड़ करके अगर हम आधा कर दें 3/2, ठीक, ये हो जाएगा। और इधर जोड़ लेते 1/4 आ जाएगा, है ना, इधर आ गया 1/4। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि जो दो संख्याएं हैं आपकी, इसके बीच में मान लीजिए 2 परिमेय संख्याएं हैं, इसके बीच में बहुत अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अनंत का खोज रहे हैं, 0 1 को मैंने जोड़ करके आधा किया, 1/2 आ गया, ठीक। अब 1/2 और 1 को जोड़ के बटे किया तो 3/2 आ गया। अब चाहे तो आप इसको 1/2 और 3/2 को जोड़ें, तो जोड़ के आधा कर देते, इसके बीच में आ जाएगा। बहुत सारी, इसलिए मैं कह रहा हूँ दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक। इसी तरीके से दो मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसी के बीच में कोई जो बीच है, इसी में आपके अपरिमेय संख्या भी आ जाएंगे। जैसे √2 की वैल्यू निकाला मान लीजिए, तो √2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.14 लगभग आएगा, तो 1.14 लगभग मान लो बीच में इधर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच में भी अनंत रूप से अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, बहुत हो सकती हैं, ठीक है। ये सब बेसिक था जो मैंने आपको बताया, पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो मेन टॉपिक है मैं उसको लेकर करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ।
आगे मैंने लिख दिया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो पढ़ना है आपको, इसमें एक टॉपिक है आधार, ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स। इसमें है क्या, इसमें एक बार जान दीजिए। प्रत्येक भाज्य संख्या जिसको हम भाग तो ब्रेक कर सकें, गुणनखंड कर सकें, तो प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। अभी इसको समझा रहा हूँ, इसके पहले ये चीज देख लीजिए थोड़ा सा। किसी भी प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, कोई प्राकृतिक संख्या ले लें, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने कह दिया प्राकृतिक संख्या 15 है मान लीजिए, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या 15 है, तो हम अगर इसको फैक्टर करें तो क्या आएगा 3 जोड़े 5, ठीक। तो ये 3 और 5 है जो, ठीक है। तो मैंने कहने का मतलब है किसी भी प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या ले लिया 15 ले लिया, को उसके अभाज्य गुणनखंड मतलब ये 3 का आप दिखा आगे हम गुणा अब ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, और 5 को भी आगे ब्रेक हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही कह रहे हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ 4, ठीक है, मैं कह दिया 4, तो आप 4 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे, है ना, मतलब 2 की पावर 4 हो गया, सॉरी 2 की पावर 2 हो गया, 2 दूना 4, ठीक, आगे आ ही नहीं रहा। तो ये देखिए, तो ये जो 2 है यहाँ पे 2 क्या है, ये आपका जो 2 है ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपसे 20 कह दिया, ठीक है, तो 20 में क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पंजे 20, ठीक है। तो अर्थात कहने का मतलब 2 पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 एक होगी। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या ले लें, ठीक है, तो उसको अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, देखिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है, कि गुणनफल के रूप में व्यक्त किया लिखा जा सकता है। एक आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं, ठीक है, जानते ही है कि किसी प्राकृतिक संख्या को उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हैं तो वहां गुणनखंड करते हैं ना, स्टेप से करते हैं, एक क्वेश्चन से बता देंगे तो आप जानते ही हैं, तो आप लोगों ने क्लास 6, 7th 8th में पढ़ लिया होगा उस चीज को, ठीक है। तो इस जो प्रमेय है, ठीक है, तो ये तो आप समझ गए, किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज है। अब अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, ठीक है, वो क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या मतलब हम जिसको हम विभाजित कर सकें या ब्रेक कर सकें, ठीक है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, देखिए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड जो गुणनखंड किया, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, मतलब क्रम के बिना, मतलब जब हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, के बिना, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, मतलब अब इससे आगे हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये यूनिक है, ठीक। अब आगे हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक। जैसे मान लीजिए एक बड़ा एग्जांपल है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 32, आपका बुक का ही एक एग्जांपल ले रहे हैं, 32,760 है, ठीक है। इसको हम अगर हम ब्रेक करें, देखिए कितना आता है, अब ब्रेक करने में टाइम लगेगा, आपको टाइम भी आपका बचाना है, ठीक है। ब्रेक करना आते हैं, पहले 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटे, ऐसे काटते जाएंगे, ठीक है। 2 से काटने मान लीजिए 2 से कट्टा बंद हो जाएगा, तो मान लीजिए 3 से कटेगा, ठीक है। मान लीजिए 3 से जो कट रहा है, अब इसको मैं ब्रेक जो है गुणनखंड नहीं कर रहा हूँ, टाइम भी आपका बचाना है, ठीक है। तो 2 गुणे 3 बार मैंने 2 किया, और 3 गुणे ये हो गए, फिर 5, 7 और 13, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो ये 2 है, 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। और सब ऊपर लिख दे रहा हूँ, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। 3 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया, और 7 की पावर 1 हो गया, और 13 की पावर 1 हो गया, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो ये भाज्य संख्या मतलब इसको विभाजित कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या बोल दिया, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, देखिए अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, ठीक, के
गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया सकता है, व्यक्त किया सकता है। ठीक है, आपने ब्रेक किया तो आया था 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, हाँ यही आता ना। तो इसको हम 2 की घात 3, 3 की पावर 2, 2 बार आया 3 का पावर 2 हो गया, 5 का घात 1 आया 1 लिख दिया, एक ही बार आया, 7 की पावर 1, 13 पावर 1 हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो इसको अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया सकता है तथा यह जो गुणनखंड क्या, ये गुणनखंड किया तो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, ये क्रम है के बिना अद्वितीय है। मतलब इसको हम इधर ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जैसे मैं मान लीजिए किसी कोई लड़का है वो 5 से पहले इसको काटना शुरू कर दिए। ठीक है, तो जैसे मैंने कह दिया 5 गुणे 7, ठीक है, और फिर मान लीजिए उसने 2 की घात 3 ये कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। ठीक, बात तो वही है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, तो ये कह रहा है क्रम के बिना यूनिक होता है, ये चीज बता रहा है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम इसको बोलते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब यूनिक होता है। ठीक है, मतलब क्रम चेंज भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही चीज है, गुणा करने पे वही चीज आएगा। ये चीज कह रहे हैं यूनिक है। ठीक है, अद्वितीय है। ठीक है, तो इस पे एक बेस्ड आपको क्वेश्चन है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डाल दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है ना, तो उस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है संख्याओं 4 की पावर n, 4 की घात n। ठीक है, पर विचार कीजिए, कोई 4 की पावर n लिखा हुआ है ना, तो विचार कीजिए जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है। n क्या है, जो पावर n है वो क्या है, प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए कि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि 4 की पावर 1 के तो 4 आए, ठीक, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 करें तो क्या आएगा, 16, ठीक है, 64 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा गुणा करते जाएं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अंक जो गुणा करने पे आगे लास्ट में शून्य आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये चीज कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो संख्याओं 4 की पावर n क्या नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 से शुरुआत होगी, आगे लिखते जाएंगे आगे तक। पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच ये करना है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, n का ऐसा कोई मान है, पावर जो लिखा है n का वैल्यू 1 2 3 से कुछ भी ऐसा कोई वैल्यू है जिसके लिए 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा आप बताइए, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 0 आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आपसे, चलिए संख्या ले लिया 50, ठीक, तो 50 संख्या है, मतलब तो ये अंत में 0 आ रहा है, तो जब ये संख्या लास्ट में 0 आ रहा है तो उससे विभाजित होगी। भाई अंत में अगर कोई संख्या, किसी भी संख्या में 0 आ रहा है, जैसे 50 है, 500 ले लीजिए, ठीक है, मतलब 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है, 20 हो गया, ठीक है। तो जब लास्ट में 0 होगा तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 10 से होगी, जानते हैं 10 से कट जाएगा, बटे 10 करें कट जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 से, जब संख्या 10 से विभाजित होगी, इसका मतलब हुआ कि जो उसमें 10 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 5 के रूप में। इसका मतलब है कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी, ये तो मतलब हुआ, 2 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी। अब बताइए जो 4 है, जो 4 की पावर में चल रहा है ना, तो 4 की पावर में कोई भी संख्या चल रही है, तो इसमें देखिए, अगर देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे बताएंगे आपको, लेकिन आपको जो फंडामेंटल थ्योरी है, जो फंडामेंटल आपने पढ़ा है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उनके गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी 15 बताया था, मान लीजिए एग्जांपल लेकर के, ठीक है, तो 2 क्या किया आपने, 15 को अगर गुणनखंड किया तो 3 गुणे 5 है, ठीक है, मान लीजिए 45 होता है, 15 45 है ना, 15 45, तो इसको क्या लिखते हैं, 3 15 3 45, 3 गुणे ये लिखते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे
2 गुणे 5, ये तो लिख सकते थे। तो ये फंडामेंटल थ्योरी ये कहती है कि कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आधारभूत प्रमेय मैंने बताया। ठीक, और आने वाले क्रम के बिना, मतलब 5 इधर लिखते हैं, इधर करते हैं, कभी वो वही चीज आएगी। ठीक, ये था। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि कोई संख्या के अंत में अगर मतलब वो 0 आ रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी। ठीक, तो अब बात कर रहे हैं 4 वाले, तो इसको प्रूव करना है। वही चीज लिख दिया कि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो रहा है, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है, तो वह संख्या 10 से विभक्त होगी। या दूसरे शब्दों में कहें 10 से विभक्त होगी तो 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। वही दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे, दूसरे शब्दों में 2 और 5 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 10 10 = 2 × 5। ठीक, अच्छा, यदि किसी संख्या, अब इसकी बात करें 4 पावर n के लिए, यदि किसी, मैंने लिख दिया, यदि किसी n के लिए 4 की घात n 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो यह 5 से विभाजित होगी। क्यों भाई? मैंने कहा कि 2 और 5 से विभाजित होगी, जब 0 पर समाप्त हो रहा है 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए, तो 2 तो पहले ही इसमें आ रहा है, 2 के 4 लिखेंगे तो 4 में 2 गुणे 2 आ रहेगा, 2 तो आ ही रहा है। तो यह इसे मैंने लिख दिया, यदि किसी n पावर n के लिए, हाँ, किसी n के लिए 4 की घात 0 पर समाप्त होगी तो यह 5 से विभाजित होगी, अर्थात 4 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसमें क्या आना चाहिए, संख्या 5 आनी चाहिए। जो गुणनखंड करेंगे, जो भी मान लीजिए 4 5 64 लिख दिया, मान लीजिए 64 है तो 64 लिखे तो आप कैसे लिखेंगे, 4 गुणे 4 ही तो आ रहा है यहाँ पे, तो 4 की पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, आगे तो और कुछ तो आ नहीं रहा है। तो हमने यही चीज लिखा कि आगे 5 अगर आता तब तो होता, वही चीज मैंने लिखा, अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए थी। भाई अगर 10 से विभाजित हो रहा है तो 5 आना चाहिए था, तो 5 तो आया नहीं यहाँ पर, वही मैंने लिखा। तो यह लिखा, यह संभव नहीं है, जो आपने स्टेटमेंट लिखा, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, 4 है पावर n है, तो हम 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 2 पावर n, तो इसको हम यही लिख सकते हैं 2 की घात 2 n पावर 2n, तो यही लिख दिया मैंने। यह संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई उसमें 5 आना चाहिए था, 5 नहीं आ रहा है, क्यों? वही लिख दिया, यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की पावर n = 2 की पावर 2n। ठीक, इसी कारण 4 घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या क्या आएगा, सिर्फ 2 ही तो आ रहा है, 2 ही आ सकता है। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की जो अद्वितीयता यूनिकनेस हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऐसी कोई संख्या n की पावर मतलब n, कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन को ऐसे इस भाषा में लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्या कर देगा 6 की पावर n कर दिया। ठीक है, आपको 6 की पावर n वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, जो एक्सरसाइज है वहां पे दिया हुआ है, तो सेम ऐसे ही करना है। क्या है, संख्याओं मान लिया 6 पावर n कर देगा। ठीक है, तो 6 अगर कर दिया 6 की पावर n, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 ये लिख सकते हैं ना, 2 की घात n गुणे 3 की पावर n। ठीक, बस यही सब भाषा लिखनी है पूरी जैसे। तो क्या कैसे करेंगे, एक बार मैं समझा दे रहा हूं, फिर से उसको बताता हूं। मैंने क्या कहा है, संख्या 4 की पावर n पर विचार करिए, विचार किया, जहां n जो पावर n लिखा हुआ है, n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि कोई संख्या अगर 0 अंक पे समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, अर्थात 2 और 5 से विभाजित होती है। ठीक है, क्योंकि 10 × 5 होता है। ठीक है, अब बात करें 4 पावर n के लिए, इसको करने के लिए तो वही मैंने लिख दिया, यदि किसी संख्या किसी n के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 तो पहले ही आ रहा है तो 5 से विभाजित होना चाहिए, 5 से विभाजित होगी, अर्थात 4 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड है के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। ठीक, उसी भाषा को लिख दिया मैंने। अच्छा, यह संभव नहीं है, मैंने लिखा क्यों संभव नहीं है, मैंने लिखा यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की पावर n को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 नहीं 2 की घात 2n, है ना। देखिए मैंने लिखा
4 की पावर n है तो 2 गुणे 2 होता है, तो ये 2 गुणे 2 करेंगे 2 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर n है तो 2 की घात 2n हो गया। वही चीज मैंने लिख दिया। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की पावर n इक्वल टू 2 × 2 की पावर n। ठीक, इसी कारण से 4 पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या क्या आ सकती है? 2 ही आ सकती है, क्योंकि 2 ही लिखा है, 2 ही आ सकती है। ठीक है, तो जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय मैंने बताया है, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय जो मैंने बताया था अभी जस्ट इसके पहले, तो उसकी अद्वितीयता यानी यूनिकनेस, ठीक है, हमें यह निश्चित कराती है कि 4 के पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक, अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं इसी क्वेश्चन में 6 कर दे, जो आपके दिया भी हुआ है, उसमें मैं बाद में करवाऊंगा, लेकिन तरीका कैसे बता दूंगा आपको, कैसे करना कैसे है। सेम चीज लिख देना, यहाँ 6 की पावर n दे दिया मान लीजिए, ठीक है, यही चीज क्वेश्चन दे देगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, क्या करना है आपको, कहाँ चेंज करना है, सब कुछ वही लिख देंगे कि 4 की पावर n 0 में 7 होती है तो यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हैं 2 और 5 आनी चाहिए। ठीक, क्यों, देखिए अब देखिए, क्योंकि 6 लिखा तो 6 लिखते हैं तो 2 गुणे 3 होता है, तो 2 तो पहले आ रहा है, इसे यहाँ लिख देंगे 5 आनी चाहिए। ठीक, तो यह संभव नहीं है क्योंकि 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n लिख देंगे। ठीक, 2 की पावर 3, और क्योंकि इसमें 6 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n हो रहा है इंटू 3 की पावर n हो रहा है, तो यहीं पर बस क्या कर देंगे 6 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। इस कारण 6 की पावर n के गुणनखंड में कोई में केवल अभाज्य संख्या क्या आ सकती है, 2 और 3 आ सकती है, 2 और 3 आ सकती है, लिखेंगे यहाँ से। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अद्वितीय में यह निश्चित कराती है 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको बस करना है आपको। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर जो उदाहरण आपका एग्जाम जो दिया हुआ है वो, ठीक है, ये आपको पहले वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, और जो 6 का पावर n है वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको अपने मन से करिएगा, मैं करवा भी दूंगा एक बार आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको अगर बस भाषा कैसे लिखना है एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप उसको लिख ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलिए अब सिंपल क्वेश्चन है, तो फालतू टाइप क्वेश्चन लग रहा है ये, क्योंकि भाषा लिखनी है ना। चलिए अब आप लोगों ने पढ़ा जो एग्जांपल आपसे दिया हुआ है वही मैं लिख दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, मैं लिख दे रहा हूँ संख्याओं, क्वेश्चन ये है संख्याओं, आप जानते हैं संख्याओं 6 और 20, 6 and 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करिए। तो जानते हैं इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज तो है भाई, आप LCM तो निकालना जानते हैं, बस गुणनखंड विधि से निकालना है। तो आप जानते हैं, हल देखिए तो जानते हैं, बता ही दे रहा हूँ, आप तो तुरंत कर भी लिए होंगे। ठीक है, बता दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चों के जो बिल्कुल ना जानता हूँ। ठीक है, तो 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, यही तो ऐसे ही करते हैं ना, 2 गुणे 3 हो गया। अच्छा 20 को करना है, 20 को 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 को 2 से काटेंगे, ठीक है, तो 5 आ जाएगा, नहीं मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पंजे 20 हो गए। तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, और इसको मैं आगे यहाँ ऐसे लिख दूं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यही तो। अच्छा HCF लिखते हैं, क्या करते हैं HCF मान लीजिए 6 और 20 का लिखना है। ठीक, 6 और 20,
तो HCF कितना होता है, क्या होता है, जो गुणनखंड है, ठीक है, दोनों कॉमन होना चाहिए, दोनों में जो है उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ देखिए 2 इसमें कॉमन है, 3 और 5 तो है नहीं, तो इसको तो छोड़ ही देंगे, ठीक। अच्छा, जो मिनिमम घात हो दोनों में, देखिए 2 की घात यहाँ 1 है, 2 की घात 2 है, तो मिनिमम में सबसे कम वाली कौन सी है, 1 है। तो इसका HCF क्या हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, यानी 2 की पावर 1 अर्थात 2 हो गया। तो सबको मालूम है। अच्छा, ऐसे जानते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो और जो उसमें सबसे लोएस्ट घात हो दोनों के लिए, इसमें लोएस्ट घात 1 है, यहाँ 2 है, तो इसमें यही लेंगे, 3 और 5 लेंगे, ये 3 और 5 दोनों में नहीं है ना, 3 यहाँ है तो 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं। अच्छा, एलसीएम निकालना है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो हाईएस्ट और कॉमन होना चाहिए, तो हाईएस्ट देखिए, हाईएस्ट सिर्फ 2 ही से कट रहा है दोनों, इसके अलावा आप 4 से काटा नहीं कटेगा, है ना। तो ये एलसीएम को जानते ही हैं आप लोग। एलसीएम कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, हाईएस्ट पावर इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर हो, तो जो भी संख्या होनी चाहिए वो कम से कम एक बार होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर वाली होनी चाहिए। देखिए इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, 2 की घात 2 हाईएस्ट, ठीक। अच्छा, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा तो भी लिख लेंगे, बोले 3 कर दिया, ठीक, खत्म हो गया उसका काम, पहले आ गया। अब इसमें जाहिर संख्या 2 तो आ ही चुका है, अब बचा 5, बोले 5 कर लीजिए। तो जानते हैं कि 2 दूना 4, 5 20 तय 60 एलसीएम, तो ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकल गया। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा आप ये शायद इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 2 संख्याओं के लिए एलसीएम और एचसीएफ मान लीजिए, मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छा लिख रहा हूँ कि 2 संख्याएं हैं, शायद पढ़े ही होंगे कि एचसीएफ 2 संख्याएं मान लीजिए ए और बी है, मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं ए बी, ठीक है, पूर्णांक तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ए और बी कोई संख्याएं हैं, उसके लिए जो HCF into LCM होता है, LCM का जो गुणा होता है, HCF कामा भी बहुत इसको आप लगा सकते हैं क्योंकि हाईएस्ट काउंट फैक्टर है, तो डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अब कोई जगह पे HCF से डायरेक्ट ऐसे लिखा आता है HCF, तो वही समझ जाइएगा, वही LCM है, ठीक है। डॉट आगे लगा देंगे तो वो लिस्ट काउंट मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ कि HCF into LCM इक्वल टू A into B होता है। ये फार्मूला है कि अगर 2 संख्याएं हैं, ठीक है, 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए A और B हैं, ठीक है, 2 संख्याएं A B है, ठीक है, 2 संख्याएं A और B हैं, तो उसके लिए HCF और into LCM इक्वल टू A into B होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि HCF और LCM दे दिया है और एक संख्या दे दी है तो B निकाल सकते हैं, या आपसे कह दे 2 संख्या दिया हुआ है तो LCM HCF तो निकाल लेंगे। अब आपसे कह दे, क्वेश्चन ये कह दे कि HCF दिया हुआ है, ठीक, और 2 संख्याएं दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कह दे HCF दिया, LCM दिया, उसमें एक संख्या दी हुई है, तो आप दूसरी संख्या निकालिए, क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो मैं कह रहा हूं ये फार्मूला होता है HCF into LCM इक्वल टू A into B, ठीक है। जिसे मान इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं, आपसे कह दूं कि 2 संख्याएं, क्वेश्चन ये कह दे कि 2 संख्याएं हैं जिसका LCM और HCF, LCM कितना दिया है, चलिए कह दे, यही क्वेश्चन कह दे, ऊपर वाला क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके बोल रहा हूं कि LCM दिया है उसका 2 और HCF दिया है कितना, HCF इसका 60, तो 60 दिया है, ठीक है, और उसमें से एक संख्या जो है, एक संख्या कह दिया आपसे कि 6 है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह दिया। तो मैंने आपसे बताया कि 2 संख्याएं अगर A और B हैं तो उसमें ये रिलेशन होता है HCF into LCM इक्वल टू A into B होता है, ठीक है। तो फार्मूला मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, HCF into LCM इक्वल टू A into B, ठीक, A और B 2 संख्याएं, ठीक है, A और B 2 संख्याएं। तो हम मान लिए जो पहली संख्या है, एक पहली संख्या उसको मैंने मान लिया A, ठीक है, A इक्वल टू 6 है और B आपको निकालना है, ठीक। तो मैंने वैल्यू रख दिया, HCF कितना है आपका 2 दिया है, LCM कितना है 60 दिया है, ठीक, A कितना दिया है 6, तो B की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B यहाँ बटे में आ जाएगा,
तो इससे अगर आप निकालें b इक्वल टू क्या हो गया 2 गुणे 60 बटे ये बटे में आ जाएगा इधर 6, तो 6 से अगर आप काटें तो 6 से पूरा काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 बढ़ जाएगा और 10 दूना 20, तो आंसर आपका 20 आ गया। देखिए अब देखिए यही क्वेश्चन था 6 और 20 के 20 का आपने निकाला था एचसीएफ और एलसीएम निकाला तो कितना आया था, एचसीएफ निकाला था 2 आया था और एचसीएफ और एलसीएम निकाला 60 आया था। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन क्या किया एलसीएम अगर 2 दिया है एचसीएफ 60 दिया है और एक संख्या 6 दिया है, दूसरी संख्या याद करिए। तो मैंने आपको जस्ट अभी एक फार्मूला होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू a इनटू b, ठीक है। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू a इनटू b, ठीक है। तो यहां पे 2 मैंने लिख दिया एचसीएफ की वैल्यू 2, एचसीएफ सॉरी एलसीएम 2, एचसीएफ 60 इक्वल टू a इनटू b, a की वैल्यू है 6 गुणे b तो b निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, ठीक। चलिए लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही सिर्फ मान्य है, मतलब 2 संख्याओं के लिए ही बात। आप अगर कह दे कि 3 संख्या दे दे, कह दे a b c हैं तो हां और वहां एचसीएफ एलसीएम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। मतलब कह दे क्वेश्चन दे दे कि 3 संख्याएं दिया हुआ है 6 20 30, उसका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, तो उसके लिए यही फार्मूला इसी तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन, ये नहीं लगा पाएंगे इस फार्मूले को, ठीक है। एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू a इनटू b सिर्फ ये 2 संख्याओं के लिए सिर्फ है, ऐसा नहीं कि a इनटू b इनटू c के लिए नहीं, ये सत्य नहीं है। सिर्फ 2 नंबर अगर दिए हैं उसके लिए फार्मूला ये काम करेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, जल्दी से फटाक से बताइएगा। 96, ठीक है। चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं जल्दी से क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद जो है फिर और चीज करा जाएगा, ठीक है। अभी टाइमिंग अभी लगभग 46 मिनट्स का वीडियो हो गया है, 2 क्वेश्चन जल्दी लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। और फिर एलसीएम निकाल दीजिए ना, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगाइए। तो जानते हैं 96 काटिए, कैसे काटते हैं। 96 इधर मेरा लिख दे रहा हूँ, फिर डाल दूंगा, ऐसे तो करते हैं आप लोग। 2 से काटिए, 2 चौक का 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 दूना 48, ठीक। और आगे बढ़ा दे रहा है, फिर 2 से काटेंगे तो कितना है 12, ठीक है। फिर 2 से काटे तो 6, फिर 2 से कट जाएगा 3, यही आ रहा है, ठीक है। यानी 2 की पावर 5 आ रहा है इनटू 3 की पावर 1 आ रहा है, ठीक है। 96 का फिर 404 का निकाल लीजिए। 404 2 से काटिए, कितनी बार जाएगा, 200 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटे 101, तो था 404 का अगर लिखें तो कितना आ रहा है, 2 की पावर 2 और 101, ठीक है, ये आ रहा है। चलिए तो कितना आ रहा था, चलिए तो 96 हो गया, ठीक है। तो आप निकालना जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, दोनों में सबसे लोएस्ट, देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ है, सबसे लोएस्ट पावर 2 की पावर 2, ठीक। अच्छा, और कोई इसमें कौन आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 101 आ रहा है, ठीक है। 3 की पावर 1 आ रहा है और 101 तो उसका लेगा नहीं, 3 इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। एलसीएम निकालना है, एलसीएम का निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो हाईएस्ट पावर है इन दोनों में, हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 5, ठीक है। और इसके अलावा और इससे कॉमन है, कॉमन वाला तो लिख ही देंगे, ठीक है। मतलब कॉमन में मतलब 2 है, 2 की पावर वाला, तो इससे हाईएस्ट पावर ले लिया, फिर 3 ले लिया और इधर 3 की पावर 1 नहीं 3 हो गया और 101 गुणा कर लीजिए। वो गुणा करने पे जो आ रहा है मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो अच्छा, लेकिन उसने एक चीज ये भी कहा है, जो एचसीएफ निकालना है
देखिए ये तो एलसीएम इससे निकाल रहा है, ठीक है। अगर इसका यूज ना करें तो उस फार्मूले का यूज करके करने कह रहा है, ठीक है। मतलब आप ऐसा तो निकाल, इसमें मैं बता दिया एलसीएम निकालना है। अगर सीरियसली क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकालना है तो 2 की घात 5 गुणे 3 गुणे 1 से एलसीएम आ जाएगा। अगर फार्मूले का यूज करना है तो क्या होता है, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। अच्छा, इसमें से क्या रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ तो आ ही गया, एलसीएम निकालना है। मैं कह रहा हूँ a और b तो दिया ही है। a क्या है, मान लीजिए पहली संख्या जो 96 है, दूसरी संख्या 404 है, ठीक। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ आपका 4 आ ही गया, निकल जाएगा ना। तो वही कह रहा हूँ एलसीएम इसको आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, 4 का 4 काटे 4, ठीक है। कट पिट कर लीजिएगा, तो काट दूं, 4 से काटेंगे तो 101 आएगा, काटेंगे 101 जाएगा। और उसको जब गुणा करेंगे, मैं गुणा करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, टाइम लगेगा। 96 ये आपका गुणा करने पे आएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो यही है, तो जान ही रहे, उसी का यूज करना मैं बता दिया कि फार्मूले से कैसे लगा सकते हैं। अदरवाइज तो हम डायरेक्ट लगा ही सकते थे, एलसीएम इक्वल टू 2 की पावर कितना जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। तो वही आंसर आ जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, अब पहले 3 नंबर दे दिया जाए, 3 नंबर कहते हैं और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो। चलिए 3 नंबर मैं लिख दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, ठीक है। जो एग्जांपल है उसका तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आपसे कह दे, 3 नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए 3 डाल दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, चलिए 6 करिए, आपको आता है तो आप लोग इनसे जल्दी कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। 6 72 120 120 120 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड निकालना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, तो जानते हैं कैसे निकालते हैं हल। 6 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3, अच्छा 72 को लिखिए, 72 को 2 से काटा जाए, कितनी बार जाएगा, 2 6 कितना 72, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 8 16 18 36 9, ठीक है। 2 से काटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 से 9, ठीक है। यानी 2 की पावर 3, ठीक, और गुणे 3 की पावर 2, ठीक। अच्छा 120, 2 से काटिए 60, फिर 2 से काटिए 30, 2 से काटिए 15, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, ऐसे भी करते हैं, लास्ट खत्म हो जाता है। यानी 120 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत कठिन चीज नहीं है, लेकिन जो सिलेबस में है बता रहा हूँ, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या था, जो सब में कॉमन हो, ठीक है। तो देखिए 2 तीनों में है तो 2 लिख ही देंगे। सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है इसमें, 1 यहाँ पे है, ठीक, तो 2 की घात 1 हो जाएगा, ठीक। फिर और कुछ कॉमन है तीनों में, देखिए 3 कॉमन सब में, 3 लिख दिया, ठीक। सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, घात 2 की घात 1, यानी जो एचसीएफ आएगा 6 आ गया आंसर, ठीक। देखिए 6 से कट जा रहा होगा, 6 से भी कट जा रहा है, 6 कम 6 12 और 6 से भी कट जा रहा है। एलसीएम निकालना है तो क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो देखिए ये 2 3 तो आएगा, ठीक। अब पावर की बात कर लेते हैं, तो 2 की पावर देखिए हाईएस्ट पावर करने कितनी है, 3 है, यहाँ 1 है, तो 2 की घात 3 हाईएस्ट पावर हो गई, ठीक। इसके बाद तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 हो गया, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 1 है, घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 हो गया। फिर कौन सा बच रहा है, 5 हो गया, ठीक। कितना आएगा, 8 इन तरीके का 9 बोले, ठीक। 8 पंजे 40 और 9 चौक 36 360, ठीक। ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है, 360 और 6, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। अगर 3 नंबर के लिए एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला लिखना चाहते हो, मैं लिख दे रहा हूँ,
दो के लिए तो मैंने आपको बताया कि HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी, यानी A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, अगर 3 नंबर के लिए लेना है, मान लीजिए 3 नंबर ABC है, अगर ABC है और HCF LCM में जो रिलेशन होता है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए इसको देख लीजिए, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आप जानते रहिए, कंपटीशन में काम आ सकता है। एलसीएम निकालना है 3 नंबर अगर दिया हुआ है तो उसके लिए एलसीएम के लिए क्या होता है, चलिए 3 नंबर अगर मान लीजिए PQR है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एलसीएम ऐसे लिख दे रहा हूँ। देखिए फॉर्मूला है PQR, 3 नंबर PQR है, जैसे यहाँ 3 नंबर 6 ये है 6 × 2 120 है। तो एलसीएम अगर निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है मैं लिख दे रहा हूँ। क्या करना होता है, P करिए गुणे Q करिए, 3 नंबर गुणा कर लीजिए, फिर यहाँ पे क्या लिखना होता है HCF, उसका क्या निकालिए HCF। ठीक है, PQR का HCF निकालिए और क्या कर दिए उसमें गुणा कर दिए P इंटू Q इंटू R बटे HCF निकालिए, HCF PQ का, P और Q का HCF निकालिए, फिर Q और R का निकालिए गुणे HCF Q इंटू R गुणे HCF R इंटू P, मतलब R और P का ये फार्मूला होता है एलसीएम का। इसी तरीके से अगर HCF निकालना चाहते हैं, ये रिलेशन होता है, याद जाएगा, बहुत कठिन चीज नहीं है, लेकिन एलसीएम निकालना है तो क्या करिए ऊपर HCF कर दीजिए और 3 नंबर गुणा कर दीजिए, नीचे क्या है HCF PQ QR और RP बोलेंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर आपको HCF निकालना है, ये आपको सिलेबस में क्वेश्चन इसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रहेगा तो कंपटीशन के क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे P इंटू Q इंटू R और ऊपर एलसीएम फोन आ गया था तो रिकॉर्ड हो रहा था, उसी से वो कट जाता है, इसलिए मैंने जरा उसको मैं ये लास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, HCF और LCM, ठीक है, यही है 2 फार्मूले। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले लिख दिए हैं। जरा फोन आ रहा है और जिससे रिकॉर्ड कर रहा है उसी कारण से इस वजह से वो कट जा रहा है वीडियो। ठीक है, मैंने जल्दी से लिख दिया है। तो LCM इक्वल टू ये और HCM इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसको भी आप लिख लीजिए कॉपी में, इसे बेस्ड क्वेश्चंस को मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका LCM और HCF पे बेस्ड है। तो मैं अभी वीडियो रोक रहा हूँ, थोड़ा सा फोन आ रहा है बार बार, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं इसको एक बार चेक कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं सही लिखा है ना, जल्दीबाजी में बार बार फोन आता है, डिस्टर्ब हो गया था। PQR HCF ऊपर है, नीचे LCM निकालना है, तो LCM ठीक। अभी मैं लिख दिया हूँ, एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने लग रहा है कहीं पे मिस्टेक लिखा लगा, मुझे लग रहा है मिस्टेक है। ठीक है, LCM निकालते ऊपर HCF होता है, नीचे HCF। अच्छा नहीं, सही। हाँ, LCM निकालते हैं P इंटू QR, तो यहाँ HCF PQR लिखते हैं, यहाँ HCF भी लिखते हैं PQ। ठीक है, हाँ ये लिखते हैं। और HCF अगर निकालना है तो LCM लिखते हैं ऊपर। ठीक है, LCM PQR बटे LCM PQ, LCM QR LCM RP। ठीक है, ये लिखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इस पे बेस्ड मैं प्रश्नावली एक्सरसाइज है 1.1 को क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, आगे का जो भी वीडियो बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करिए। ठीक है, और उसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं और जो आपको कुछ कमियां लग रही हैं कि सर इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दीजिए, कुछ और टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो उसको आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे उसी
चैनल पे ही कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, उस पर भी एक मैं ग्रुप बना दूंगा आप लोगों का बाद में। नंबर नोट कर लीजिए 9026443318। कॉल मत करिएगा, बस ये कर एक ग्रुप बना दूंगा। तो आप लोग लिख दीजिए क्लास 10 के स्टूडेंट हैं सर, और एक मेरा ग्रुप बना दीजिए, तो मैं अपना ग्रुप बना दूंगा। इससे आप लोग एक डिस्कशन भी कर सकते हैं और मैं उस ग्रुप में कुछ कंपटीशन का क्वेश्चन भी डालूंगा बाद में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जो हमारे वीडियो को जो है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी लाभ उठा सकें। जो बच्चे कोचिंग जाने के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी भला हो, क्योंकि किसी आपका उनका भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।